बड़े विषय को उठा के हम चले हैं, उसके लिए 2-3 दिन पर्याप्त नहीं है। तो इसके विकल्प हमें तलाशने होंगे, अपने प्रयास खुद भी करने होंगे। तो विकल्प ये है, जो मेरा विषय है खेती का, उसमें यहाँ जितने साथी खेती के विषय में जिज्ञासु हैं वो एक काम करेंगे। जो अगला पड़ाव है इस संगठन का, कि एक चैनल है अपना, उस पर मैं लगभग तो लाइव ही रहता हूँ, कुछ 3-4 दिन से लाइव सेशन नहीं चल रहा है। उसको एक बार अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो फोन निकाल के। नेचुरल इंडिया, हेल्दी इंडिया। सुशील भाई की तरह डिटेल में हेल्थ रिलेटेड तो नहीं, लेकिन कुछ हेल्थ का भी मिलेगा, बाकी काफी अच्छे तरीके से खेती पे चर्चा मिलेगी। ये इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सारे। और आपको लगता है कि आप जब गांव में हो, आपके आसपास कितने ऐसे साथी हैं जो खेती पे सीखना चाहते हैं, खेती को सीखने के इच्छुक हैं, उनको भी चैनल से जोड़ेंगे। कारण ये है कि हमें बेस बनाना है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, हाँ जी, कि कई साथी एक विचार करते हैं कि भाई हमने मॉडल पे खेती की है, मॉडल पे काम किया है। अलग अलग जितने भी योद्धा हैं इस समय समाज के, सुभाष पालेकर जी जैसे, भारत भूषण त्यागी जी जैसे, ऐसे बहुत हैं। तो मेरा जो अपना विचार है वो ये है, उनके मॉडल लाखों कमाने के लिए हैं साल में, लेकिन गिने चुने मॉडल दिखते हैं। हरियाणा में शायद 2-3 हैं, और सबसे ज्यादा प्रशिक्षण में जाने वाले हरियाणा के किसान हैं, उनके जो प्रशिक्षण सत्र हुए हैं। तो इसमें एक बात समझने की है, जो यहाँ बैठे हैं वो सामान्य वर्ग जो है समाज का, उससे कुछ ऊपर है। वो सामाजिक मनोविज्ञान को और जो मास लेवल पे जो मेंटल लेवल है उसको समझने के लिए है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये परिणाम नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। और मेरी ये जो समझ बनी है वो ये बनी कि एक समाज है, उसके ऊपर लगभग 50-60 साल एक प्रयास किया गया है हर तरीके से उसको अपने नेचुरल सिस्टम को से तोड़ने का। अब उससे वो टूटा है, और 50 साल 60 साल में आज वो ऐसी जगह पे है कि अगर किसी को 1 कट्टा यूरिया का भी फेंकना है तो बोलेगा मजदूर से फंकवा दो, मजदूर खाद मार देगा, 50 रुपये ले लेगा। इस हद तक हमारा जो किसान है वो मशीनीकरण के कारण और रासायनिक खादों के कारण इस हद तक आ गया कि वो काम करने से बचता है। तो ऐसी स्थिति में आप बोलो कि ऐसा मॉडल जो 18 घंटे मेहनत मांगता है वो कैसे सफल होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या है, मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं। एक गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी वाला चल रहा है, 100 की स्पीड पे है वो, और मुझे पता चला जब वो मेरे बराबर से निकला कि इसका तो बोनेट खुला है, जैसे कई बार मैं चर्चा करता हूं। अब अगर काफी स्पीड में गाड़ी है और बोनेट खुला है तो किसी टाइम भी हवा के दबाव में उसका वो शीशे पे आ सकता है। तो क्या मैं उसको एकदम से बोलूं रोक और यू टर्न मार, ऐसा हो सकता है? 100 की स्पीड में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बात यह है कि जब समाज किसी गति से चल रहा है तो उसी गति पे हमें चलना पड़ेगा एक कुछ समय के लिए। अगर मेरी गाड़ी में बैठे हुए मुझे आभास हुआ कि उसका बोनट खुला है तो मुझे उसकी गाड़ी के साथ में 100 की स्पीड में अपनी गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी। अब जब दोनों साथ में आएंगे तो मैं उसको बोलूंगा कि थोड़ा ध्यान दो, स्पीड कम करो। जैसे स्पीड कम होगी तो बोलूंगा तेरा बोनेट खुला है, तो वो गाड़ी रोकेगा। अब मेरा अगर टारगेट उसको यूटर्न मरवाने का है तो जब वो गाड़ी रोक के बोनेट बंद कर लेगा तो मैं उसका यूटर्न भी करवा सकता हूं। लेकिन जैसा गति से वो 100 की स्पीड से चल रहा था उसी स्थिति में वो यूटर्न नहीं ले सकता। तो आज किसानों की जो दशा है और जो दिशा है वो इसी स्थिति से है। वो इतने तबाह हैं, इतने परेशान हैं। मैं आपको बताऊं, सोनी भाई हैं, इन्होंने प्रोग्राम करवाया एक, इनके बारे में तो पता चल गया होगा, क्रांतिकारियों के बारे में। वहां पे जितने साथी थे वो बोले यार अगर ऐसा है ना कि भाई पूरी तरह समाधान है खेती में तो पूरे गांव को बैठा देंगे आपके सामने, लेकिन जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो पैटर्न आप आजमा रहे हो उस पे परिणाम है। तुम्हें भी मैं आपके दिमाग में ये बैठा सकता हूं कि ये सही है, फिर तो आपको करना है। तो पूरा समाज से तैयार है इस काम के लिए, परेशान है वो, लेकिन आपको उसी गति में जैसे समाज चल रहा है उसके साथ दौड़ के उनको समझाना पड़ेगा। तो वो जो मॉडल वाला चक्कर है वो दूसरे तीसरे नंबर पे है कि मॉडल कब बनेंगे,
कब सामान्य खेती होगी, लेकिन पहले हमें अपने सामान्य विचारों पे उनको जोड़ना पड़ेगा। तो एक तो ये, दूसरा पड़ाव ये है कि जैसे जैसे आज हमें पता चला और हम काम भी कर रहे हैं पिछले 7-8 महीने से जनता सरकार मोर्चा के गठन के बाद, 2 पड़ाव एक साथ है। हमें केवल हवा में बातें तो करनी नहीं जैसे हम कर रहे हैं, संगठन कब की बढ़ोतरी भी और धरातल पे काम भी। तो धरातल पे काम जैसे देवेंद्र भाई एजुकेशन पे कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अब ट्रेनिंग के पार्ट बढ़ेंगे। अब हर गांव में अगर कोई कहे कि भाई मेरे गांव में सुनील भाई आओ, या एक गांव में जाए, तो जब तक अपने और साथी तैयार नहीं होते तब तक हर गांव में जाना मुश्किल है। तो हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जितने साथी यहाँ बैठे हैं, जिले के लगभग हर कोने से हैं, 4-4, 5-5, 7-7 साथी हैं, और जो नहीं आ पाए तो 50-100 साथी भी अपने साथ, उनको छांट के ये देखना पड़ेगा कौन खेती का इच्छुक है, कौन शिक्षा का इच्छुक है, कौन आयुर्वेद में काम करना चाहता है। तो उनको छांट के एक लिस्ट बना लो और उनको अलग अलग चैनल से जोड़ दो। खेती का है तो आधार तैयार करने के लिए मेरे वाले चैनल से जोड़ दो, शिक्षा के लिए देवेंद्र भाई के जोड़ दो, और ऐसे सुशील जी हैं, नरेंद्र जी हैं, जो भी आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं। अब उसके बाद लगभग अगला महीना है जो एक स्टेट लेवल की मीटिंग करेंगे हम, उसके बाद ये प्रशिक्षण के जो चलेंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत कर पाए तो हम इसको तहसील लेवल पे भी चले जाएंगे, उसमें हम खुद आने को तैयार हैं, क्योंकि समय इतना चल जाएगा। लेकिन हर गांव में या एक जिले में कई कई गांव में वो समय नहीं बचेगा, इतना काम ज़्यादा है। तो छटनी करनी है, छलनी लगानी है, कौन अपने नज़दीक विचार के हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे हमें लेके आना है प्रशिक्षण के लिए, वो आगे बढ़ेंगे। अब जो मुझे समझ आया, ये सबसे ज़रूरी है लिखने का, ध्यान देना। पहले मैं इस पे कुछ ड्रॉ करूंगा, आप उसको लिख लेना, ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं है। वो ये है कि जैसे सबसे पहले सवाल उठे थे कि हमें समझ नहीं आता, शुरू तो कर देते हैं लेकिन वो जिगजैग कंडीशन में आ जाता है, कोई कहीं से शुरू कर देता है, कोई कहीं से शुरू कर देता है, वो समस्या क्या है। मैं कुछ आपको बुलेट पॉइंट्स जो देवेंद्र भाई बोलते हैं ना, अलग अलग 4-5 विषय हैं जो समाज के हैं इस टाइम, उस पे मैं कुछ लिखवाना चाहूँगा, बताऊँगा, आप उसको लिखना। जैसे ये स्पेशल है उन के लिए जो अपने आप को पढ़े लिखे अंग्रेज कहते हैं और कहते हैं कि सरकार सही है, उनके लिए है। तो वो टेक्निकल टर्म में जाएंगे। टेक्निकल टर्म क्या है, इस पे चमक तो नहीं लग रही, दिख रही है ना, ठीक है, ये बंद कर दो, चलो पता चल जाएगा क्या है। एक खेती का विषय है, और खेती का विषय क्या है, आज की स्थिति वर्तमान में। ये अगर बुजुर्गों को समझानी है तो उनके लिए काफी है कि पहले बूढ़े कितना जहर डालते थे, आज कितना हम जहर डालते हैं, तो बुजुर्ग अपने आप शुरू हो जाएंगे, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जो पढ़े लिखे अंग्रेज अपने आप को कहते हैं, उनको ये बोलना कि भाई जब हमारी खेती में हरित क्रांति आई उस समय लगभग 1965 के आसपास आई थी, तो 1969 to 70 में, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, देश पे फिर जाएंगे, जो एग्रीकल्चर शेयर था जीडीपी का वो मोर देन 53% था। एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो मोर देन 53% था, और इंडस्ट्री का ये था लगभग 13% अप्रोक्सीमेटली, और 6-7% था सर्विस सेक्टर का, जो सेवा सेक्टर हम बोलते हैं। लेकिन ये आते आते लगभग 2014-15 में ये बदल के क्या हो गया, एकदम रिवर्स हो गया। ये 54% इंडस्ट्री चली गई और 13% पे एग्रीकल्चर आ गया। अब ये जो चेंज आया है इतना बड़ा, ये अपने आप नहीं आता। दुनिया में कुछ भी काम बिना किए नहीं होता, इसको करना पड़ता है। तो इसके लिए पॉलिसीज आई होंगी, तो उसे पॉलिसी पे जाने की जरूरत नहीं है। जो भी अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको एक ही बात कहनी है, ये बता दिया मैंने, गूगल सर्च कर ले। ये हमेशा जैसे साहिल भाई बोल रहे थे ना मेंटल लेवल पे, तो ये मेंटल लेवल पे अटैक करना, जो भी आप बोलो गूगल सर्च कर। अब जैसे गूगल की बात आएगी तो सामने वाला सोचता अच्छा फिर तो सही है भाई, विश्वास है वहां पे। हाँ जी, हिंदी में क्या, जो ये
खेती की जो हिस्सेदारी है जीडीपी में वो 1969-70 में 53% से ज्यादा थी, और जो उद्योग थे वो 13% पे थे, और जो सर्विस सेक्टर सेवा उद्योग जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन है इस टाइप का वो 7% के लगभग था। लेकिन 2014-15 में आते आते ये उल्टा हो गया, 54% के 54% के आसपास इंडस्ट्री है और खेती 13% पे है, और ये लगभग अब तो आगे तो क्या है। तो ये विषय है। अब बात ये है 1999 से और 2016 तक लगभग 4 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ी और लगभग 3 करोड़ खेतीहर मजदूर बन गए, यानी जो किसान थे वो मजदूर बन गए बाद में। और पीछे 2011 से और 16 तक ये जो आंकड़ा है लगभग 12,000 किसान आत्महत्या हुई है। एनसीआरबी के डाटा है ये, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। अब इससे आगे अब हालत क्या है हमें पता चलता रहता था कि क्या हो रहा है, तो अब नहीं पता चलता क्योंकि 2017 के बाद सरकार ने एनसीआरबी को बंद कर दिया, वो रिकॉर्ड देना बंद कर दिया। आंकड़े आत्महत्या वाले जो क्रिमिनल ब्यूरो के क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े थे वो बंद है। ठीक है, अब हाँ जी एक बैठी सही, ये सवाल सही है भाई का कि जैसे लोग कह रहे हैं ना कि पहले जनसंख्या कम थी और अब जनसंख्या बढ़ गई है। इस सवाल का जवाब संजीव भाई ने कल दिया था कि अगले जितनी जनसंख्या अब है उससे 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन पड़ा है, तो वो तो समस्या नहीं थी। अगर उत्पादन अच्छा है तो वो आत्महत्या की तो बात ही नहीं बचेगी। वो आंकड़ों पे है, वो संजीव भाई ने मतलब शॉर्ट में इसलिए बताया कि क्योंकि कल ये चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो खेती में कुतर्क करेंगे, ये मोटे मोटे आंकड़े उनको देने का है। दूसरा है कि सीधा अटैक करना भावना पे, भावुकता से भी तो जोड़ना है हमें, तो भावना से जोड़ने के 5-6 पॉइंट है, वो भी आप लिख लेना। एक स्कीम आई ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, बच्चों के इंटीग्रेटेड यानी समग्र विकास की एक योजना, हर तरीके से विकास करेंगे। और ये विकास कैसे हुआ कि वहाँ पे सबसे पहले डबल रोटी और ये जो ब्रेड, जो मतलब कि सड़ी हुई चीज़ें थी वो देना शुरू किया विकास स्वास्थ्य के नाम पे। तो ये जैसे ही आया तो पहले नंबर पे बाल विकास मंत्रालय बना। पॉइंट लिखते रहना, उसमें टाइम लगेगा, वैसे लिखते रहो। दूसरे नंबर पे जो उसी समय एक और सिस्टम बना, 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। एक नारा आया, बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये आपको मतलब एक बुलेट पॉइंट लिखने हैं और उनको बस सामने बताने कि ऐसा क्यों था। बड़ा परिवार दुखी परिवार, सुखी छोटा परिवार सुखी परिवार, ये हर जगह हमने देखा। उसके देखने के बाद क्या हुआ, एक तरफ हरित क्रांति आई, खेती का नाश हुआ, दूसरी तरफ इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया तो गांव के युवाओं को बाहर निकालने का प्रोग्राम किया, तो खेती में घाटा। और उधर से एक विचार कर दिया कि नौकरी अच्छी तो युवा निकले, और युवा जब निकलेंगे और सुबह किसी भी बड़े शहर में रहेंगे तो बड़ा परिवार तो दुखी परिवार उनके लिए होने वाला है क्योंकि इनकम नहीं है। तो पैरेलल में सिस्टम बनाया गया। साथ में आप देखोगे जब हरियाणा भी नहीं बना था 1965 में कुछ 5-10 रुपए की बुढ़ापा पेंशन देना शुरू की थी इसके देवीलाल जी के टाइम पे, और फिर हरियाणा बन गया। तो उसके बाद ये बनना शुरू हो गया। अब हाँ जी, ये शुरुआत हुई थी बुढ़ापा पेंशन की। 100 रुपए तो बाद में हुई थी। चलो हो सकता है मेरी छोटी जानकारी में कुछ त्रुटि हो, जो अगर कहीं मतलब कि आंकड़े में छोटी मोटी गलती होती है तो उसको सुधार लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां से एक तरफ बड़ा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये नारा हमारे
मेंटल लेवल पे, दूसरी तरफ बुढ़ापा पेंशन, तीसरी तरफ खेती का घाटा, और ये बढ़ते बढ़ते फिर, और उसके बीच में सबसे मेन चीज क्या थी, वो जो टारगेट जो लोगों का है कि भाई लगा लगा के आगे भेजो, वो और उसी समय हरियाणा में तो कम चला ये, लेकिन उसी समय चले वृद्धाश्रम। भाई एक तरफ समाज को छोटा करो घाटे के तौर पे, जब लोग परेशान होंगे और जब वो बंटवारा होगा भाइयों में, तो बोलेंगे कि माँ तो पेंशन ले रही है, बापू पेंशन ले रहा है, तो ये मेरी तरफ और ये तेरी तरफ, इस टाइप की बात भी बहुत सुनने में आई है। तो उसी साथ में कि जहां जहां ये स्थिति आएगी वहां पे ये काम भी होगा कि वृद्धाश्रम बनाओ। गांव खोल तो गांव गांव दिए थे हरियाणा में भी, लेकिन वो चले नहीं ज्यादा। साथ में जब बच्चों का इंटीग्रेटेड ये जो डेवलपमेंट हुआ, उसी के साथ में अभी अपडेटेड जो वर्जन है, जैसे अंग्रेजों का है कि वहाँ पे माँ बाप ना संभाले तो बच्चों को वो अनाथालय में पालेंगे, वैसा भी सिस्टम बनाया है इन्होंने। हर इनको कहते तो हैं कि बच्चों के संभालने का केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट पे है। तो लगभग लगभग उसके आगे जो सबसे बड़ी बात आई, उसको कहा गया परिवार नियोजन। सारे के सारे सिस्टम में क्या था, परिवार को छोटा करना, परिवार को तोड़ना, और परिवार नियोजन के नाम पे क्या आया कि उसको और छोटा करो। और परिवार नियोजन का केवल एक ही मतलब आया कि बच्चा नहीं आना चाहिए घर में, बाकी कुछ भी आए, कैंसर आए, बीमारियां आए, माओ को ब्लड यूट्रस कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चे घर में नहीं आने चाहिए ज्यादा, तो उसको कम करो। अब ये जो आईसीडीएस है, इसको सेंटर में लिखो, और इस आईसीडीएस के चारों तरफ ये पॉइंट लिखो। ये पॉइंट याद करने हैं मोटे मोटे। जब भी आप समाज के 30-40 साल पहले का समाज और आज के समाज को कंपैरिजन करके बता दो कि भाई पहले ऐसा था, आज ऐसा है, ये हो गया। तो ये था, समाज को तोड़ने की व्यवस्था थी आईसीडीएस का सिस्टम। इसी से जोड़ के एक और है, जब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही आंगनवाड़ी, और आंगनवाड़ी में क्या मिलता था, खाने का सामान। और जब मैं भी छोटा था तो मैंने हर जगह देखा कि बच्चों के हाथ में या तो डोलू या कटोरा, वो राशन लेने के लिए। अब जिस बच्चे ने, अच्छा जी, अब ठीक है, अब ठीक है। जैसे आंगनवाड़ी शुरू हुई, उसी समय बच्चों के हाथ में कटोरा आया। इसको मनोवैज्ञानिक स्तर पे सोचना। अब ठीक है। जैसे ही 2 साल का 2.5 साल का बच्चा हाथ में मांगने के लिए जाएगा कि दे दो फ्री में, और वो जब थोड़ा बड़ा होता है, तो हम जब 5वीं में थे तो हमने भी अनाज लिया फ्री में, बहुत से होंगे ऐसे। गेहूं और चावल मिलता था 5-5 किलो कुछ। अब बचपन में तो फ्री में वो मिल गया, जैसे ही थोड़े ऊपर हुए तो गेहूं और चावल मिल गए। और उसके बाद इन्होंने 5-7 साल वो सिस्टम चलाया। उसके बाद चला दिया मिड डे मील, वो भी फ्री में खाना। अब जैसे मिड डे मील से ऊपर 10वीं के बाद जाते हैं, और जिसने बीए कर ली, फिर बेरोजगारी भत्ता। जैसी बेरोजगारी भत्ते को 10-20 साल अगर ले लोगे, तब तक 40-45 की उम्र पार हो जाएगी, तब तक बुढ़ापा पेंशन का टाइम आ जाएगा। एक व्यक्ति जो जन्म से लेके और 60-70 साल तक मांग रहा है, वो कभी स्वाभिमानी भगत सिंह नहीं हो सकता। और एक और कमाल, जिसकी घर की हालत हुई, उसको अगर सरकार ने कमरा बना के दे दिया, तो जितना बड़ा कमरा उससे बड़ा बीपीएल का वो लिख दिया, आदमी अपने बेइज्जती में मर जाए वहां पे। बीपीएल के वो लिखे रहते हैं ना स्लोगन से, पूरा 3 रंग का एक झंडा सा बनाकर उस पर बीपीएल लिखते हैं स्पेशल। तो सबसे बड़ा ये जो षड्यंत्र था कि बचपन से ही ऐसी मानसिकता बनाओ जो आज हो गई है फ्री में। अरे सरकार फ्री में 6,000 दे रही है, अरे सरकार फ्री में पेंशन दे रही है, सरकार फ्री में ये दे रही, मतलब फ्री के चक्कर में, और सब ने ये पकड़ ली। अब जो नया बना है, देवेंद्र भाई बोलते हैं ये पंजाब में बन गया, अभी उसने भी यही राह पकड़ ली। तो ये स्वाभिमान पे चोट की बात थी। आप स्वाभिमान से जोड़ो किसी के भी, और खासकर ये जब आप थोड़े से पुराने समाज में जाओगे, हमसे पहली पीढ़ी और उससे पहली पीढ़ी, यानी पिताजी और दादाजी वाली पीढ़ी, उनके बीच में जब ये बात करोगे तो वो आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट होंगे। और जितना मैं ये मैटर आपको अगली 10 मिनट में बताने वाला हूं, वो आपको 1 घंटे की चर्चा के लिए, 1.5 घंटे की चर्चा के लिए पर्याप्त होगा।
ढूंढ के नहीं लाना। बस एक ही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको पैटर्न में लिख के और 2-4 बार डिलीवर कर लेना। अगर सभा में भी डिलीवर नहीं कर सकते किसी गांव में, तो आप अपने मोबाइल के सामने कर लो 2-4 बार, तो एक रूटीन पैटर्न आ जाएगा सारा। जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यहां की एनर्जी में कोई लेवल ही नहीं है, बियॉन्ड द लिमिट यहां एनर्जी है समाज के लिए काम करने वालों की, लेकिन ये पैटर्न एक बार पकड़ना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है कोरोना से रिलेटेड। बीच में अगर आप एक चार्ट बनाते हो तो बीच में कोरोना लिख लो। एकदम धरातल से जीरो से उठाना है। अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो उसके साथ आर्थिक बात करो, वो आप मिल जाएगी आपको गूगल पे सारा, कहां से कितना फ्रॉड हुआ, कहां से कितना खर्च हुआ, कितने की ये आरटीपीसीआर किट आई, क्या वो सारा मिल जाएगा। लेकिन जो केवल सुन के और सामान्य तौर पे कॉमन सेंस जिंदा रखने वाले लोग हैं, उनकी बात है। तो एक बात शुरू होती है जो कई बार मैंने करके देखा तो कारगर साबित हुई। पहला नंबर जब भी गांव में जाओगे भी, अगर कोरोना था असली, लास्ट पॉइंट आता है, देवेंद्र भाई बताते हैं बहुत बार, फार्मिंग विदाउट फार्मर, जो ड्रोन वाली खेती है, उसके पॉइंट और लिखो आप। यह है कि जब से खेत में केमिकल पड़ा बीमारियां आई, और बुजुर्ग अगर बैठे हैं तो वो आपकी बात से एकदम सहमत हो जाएंगे, दूसरों को तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही केमिकल आया तो बीमारियां आई, खर्चे बढ़े तो घाटा आया। दूसरे नंबर पे पूरी तरह बीज पे कब्जा हो चुका है, एक बात। दूसरा पॉइंट, पहला बीज पे कब्जा, नहीं देसी पे नहीं, किसी भी बीज पे कब्जा है, क्योंकि वो भी तो उन्हीं के पैकेट में आ रहा है ना। दूसरा अगला है खाद पे कब्जा, खाद भी उन्हीं का, अपने पास कुछ है नहीं। कुछ अगला पॉइंट, कुछ नियमों के कारण, कुछ एक्ट के कारण मशीनों पर निर्भरता, जैसे देवेंद्र भाई कहते हैं मॉडल ए PLM, जैसे जैसे ये पशुओं को के बारे में जो लेके आ रहे हैं उस पर निर्भरता। अगला जो पड़ाव है वो है बाजार पर कब्जा, बाजार किसान का है ही नहीं। और जो मैंने आपको बताया कि घाटे के कारण इतने ज्यादा लोग खेतीहर मजदूर बन गए, तो अगला पॉइंट है किसानों की बंधुआ मजदूरी। जब ये सारी चीजें गुलाम है तो फिर तो किसान बंधुआ मजदूर है, फिर तो कुछ है नहीं, खाद नहीं, बीज नहीं, खेत भी अब जा चुके सारा। और इतने सारे सिनेरियो से जो निकल के आया वो है एक अवधारणा, एक परसेप्शन कि खेती में कुछ नहीं रखा। हर एक माँ बाप जो हमारी पहली पीढ़ी का है उसने हमको, मैक्सिमम लोगों को यह बताया कि खेती में कुछ रखा, डले हैं, डले में कहां धक्के खावेगा, पढ़ ले तो नौकरी लग जाएगी। तो खेती की जो अवधारणा है घाटे की वो बना दी गई है समाज में। आज हर आदमी खेती छोड़ना चाहता है, ठीक है जी, मतलब सीक्वेंस ठीक है ना, पर जो हम चल रहे हैं ठीक है। आगे मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरा अपना अनुभव है, इसको बड़ा गहराई से समझना आप। 2015-16 के आसपास मेरे पास एक फोन आया ADO का, एग्रीकल्चर ऑफिसर का, बोला जी गुड़गांव में एक एग्रीकल्चर की बड़ी सभा होगी, हरियाणा यूपी के लगभग 1000 से 1200 लोग आए थे वहां पे, किसान। अब मैं तो सोच के गया था कि वहाँ पे जैविक खेती से, नेचुरल फार्मिंग से, ऑर्गेनिक से, जो भी आप शब्द कहो, जहर मुक्त खेती का, वो वहाँ पे होने वाला है। अब मैं चला गया, जैसे एक साथी को और ले गया, प्रोग्राम था, 5 स्टार होटल था, एक जगह का मुझे याद नहीं, शायद होटल लीला, ऐसा गुड़गांव के मेन जगह पे है, इफको के कहीं आसपास में। चलो कोई बात नहीं, वो तो मैटर नहीं अपना। बात ये है, जब मैं वहां गया तो मैं तो सोचा कि अभी वापस चल पड़ूं। वहां पे जो बैनर थे उनकी जो टैग लाइन थी वो थी पैरी अर्बन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक का कोई नाम नहीं था। और पैरी अर्बन के जो नीचे डिटेलिंग थी वो ये थी, जिसके पास 10 एकड़ है वो 2 एकड़ दो, 15 लाख रुपए का खर्चा है,
8 लाख सरकार देगी या 7 लाख सरकार देगी, 8 लाख अपने लगाने पड़ेंगे और एक तालाब खुदेगा और उस तालाब में झींगे पाले जाएंगे, मछली पालन होगा और बहुत सी उसमें स्कीम थी। और उसका टारगेट ये था, जब वो प्रोग्राम शुरू हुआ और वहाँ पे यूपी का भी कृषि मंत्री आया और केंद्र का भी था, हरियाणा का नहीं आया था उस टाइम, वो क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, एनसीआर एरिया हर साल 3.5 लाख मीट्रिक टन मांस का कंजम्पशन करता है। मतलब इस जगह को 3.5 लाख मीट्रिक टन की मांस की जरूरत है और इसको ये एरिया पूरा नहीं कर पा रहा है। पूर्ति कितनी है, 1.5 लाख मीट्रिक टन की, तो जरूरत गैप कितना, 2 लाख मीट्रिक टन का। देयर इज ह्यूज बिजनेस फॉर यू, ऐसा कह रहे हो वो। आप अपने खेतों को खोदो, मांस का उत्पादन करो, बड़ा बिजनेस आपके लिए। और जब मैं उस सभा को देख रहा था, उस सभा में हरियाणा, क्योंकि मैं काफी जगह घूमा, हरियाणा के मैक्सिमम वो फार्मर थे जो पिछले 10-12 साल से जैविक खेती पे लगे हुए थे। जो मैं कपिल भाई कल कह रहा था, कंट्रोल्ड ऑपोजिशन। जिस समाज से इस सिस्टम को लगता है कि ये तुम्हारा विरोध करेंगे, उनको काम दे दो, उनका नाम कर दो, वो उसी को गाते रहेंगे, एक अवार्ड को गाते रहेंगे काफी दिन तक। ऐसे ही यूपी से कुछ साथियों को जानता था मैं, वो भी वहीं थे, लगभग 1200 लोग थे। अब जैसे ही मेरे को ये समझ आया, तालाब खुदने वाला और झींगा पालन वाला, थोड़े दिन पहले एक खबर छपी थी कि इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के अंदर, ये भी बुलेट पॉइंट्स हैं, ये लिख सकते हो इसको, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट आएगा, वो तालाबों को साफ करेगा। और तालाबों को साफ करेगा क्योंकि हरियाणा और भारत के तालाब गंदगी हो गए हैं, उसमें पूरी तरह सड़ांध है, वो साफ करके और वहां पे इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के माध्यम से इजराइल की एक कंपनी वहां पे झींगे पालेगी। और वो दोनों कनेक्टिविटी मुझे समझ आ रही थी, ये खेतों का इतना सारा तालाबों का खुदवाना और वो तालाब बने बनाए मिलना। फिर ये चीज तो बाद में कनेक्ट हुई। 2012 में एक साथी मेरे साथ पढ़ाता था, बाद में वो जेई लग गया पंचायती राज डिपार्टमेंट में, तो वो ग्रामीण जो एरिया उसके अंडर में था। उसने मुझे बताया कि बाय चांस मेरे से वो पेज गुम हो गया सुनील भाई, मैं उसको वो पेज आपको देता। ये तो जो स्वच्छता अभियान की बात है, वो तो 2014 में ये ब्रांडिंग करी है वर्तमान योद्धा ने, लेकिन 2010 में ये ब्रांडिंग आ गई थी स्वच्छता अभियान के नाम की। लेकिन वो नीचे ही नीचे आई थी पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर से। उसमें क्या था, हरियाणा के हर एक गांव को, हर एक नाले को तालाबों में खोल दिया जाए ताकि नाले साफ होते रहें। और उसी के साथ स्वच्छता अभियान के नाम पे एक और टर्मिनोलॉजी आई, वो थी घर घर शौचालय। अब घर घर शौचालय, उसके साथ में एक और काम था पिछले 20 साल से जो हुआ, जितने गोचरान थी, जितने झाड़ी झंकार थे गांव के आसपास में, जब लोग सुबह सुबह उठ के अपने कार्यक्रम के लिए जाते थे सुबह के, वो खत्म कर दिए, उसको जोड़ दिया। ये बुलेट पॉइंट्स है सारे, लिखते रहना ये। उसको जोड़ दिया आपकी इज्जत से। अच्छा तुम्हारी बहन बेटी वहां पे बैठेगी जाके, वो तो सैकड़ों साल से जा रही थी झाड़ियों में और इस साइड सुबह के अंधेरे में। जैसे कल वैद जी बोल रहे थे ना कि जो 6 बजे जाता बोला है पागल, दोपहर में जा रहा है घूमने, तो अंधेरे अंधेरे में जाते थे सब। वहां से उनको खत्म करना, जैसे ही वो सारा सिस्टम खत्म हुआ, उससे जुड़ा इज्जत बेइज्जती का सिस्टम, और उस इज्जत बेइज्जती को जोड़ के तालाबों को खत्म करने का जोड़ दिया नालों से। और नाले जुड़े किससे, हर घर की टॉयलेट से। तो आज हर घर की टॉयलेट नाले में, और वो सारा नाला आपके तालाब में है, और वो तालाब आप गंदगी का ढेर है, उसकी सफाई के लिए झींगा पालन और ये जो पैरी अर्बन एग्रीकल्चर ये चल रहा है। क्लियर हुई होगी काफी बातें, लिख रहे हो ना सारे, ठीक है जी। आगे चले, 2 पॉइंट और बच गए बस। और इसको आप है ना मांसाहार से भी जोड़ सकते हो कि समाज को कैसे मांसाहार की तरफ बढ़ाया जा रहा है। जैसे हाँ जी, इसको ग्राउंड वाटर से जोड़ के भाई कह रहे हैं कि जो ये गड्ढे बनाए गए हैं टॉयलेट्स के नीचे, एक मिनट, वो सारा का सारा पानी सीपेज होके, जो गंदगी का है, साल्टेड पानी है, हैवी साल्ट है उसमें, हैवी मेटल है, वो सारे के सारे सीपेज के माध्यम से ग्राउंड वाटर में जा रहे हैं और वहीं से फिर वो पानी आ रहा है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे?
मैंने आपको एक बात बोली थी कि यहाँ जो विषय है वो खेती पे थोड़ा सा कम है, मैं इस पे बारे में लास्ट में बता दूंगा, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। इतनी तो मतलब मैं तो मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी तो सारे आपको पता है। हाँ बहन जी, क्या होते हैं? अच्छा, 3 तालाब बनवाते हैं मधुमक्खी के आकार में। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, ठीक है, इतना क्लियर है अभी तक? नमस्कार भाई साहब, आगे चलें, 2 पॉइंट बच गए बस। चलो एक ही पॉइंट है, 2 भी नहीं, एक है खेती के बारे में ही ये पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर समाज का जो वर्ग है वो खेती से जुड़ा हुआ है। तो जितने पॉइंट मैंने बताए लगभग आपको 60-70 पॉइंट बता दिए होंगे मैंने 4-5 टॉपिक पे। इन्हीं के चारों तरफ पूरा सिस्टम घूमेगा। समाज, इससे बाहर समाज की समस्या नहीं है। खेती हो, स्वास्थ्य हो, जितना भी अब हमने जो 2 दिन में चर्चा करी है। रोजगार कैसे हो इस पे ट्रेनिंग तो बाद की है, रोजगार खत्म कैसे हुए ये मैंने बताया कि जैसे जैसे इस रोजगार खत्म करने का जो एक जो टॉपिक है, जो लिंक है, वो नशे से भी है। ठीक है, जैसे बचपन होते ही 2 साल होते ही आंगनवाड़ी, कटोरा उठ गया जो मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा ऊपर होते ही वो मिड डे मील, थोड़ा सा ऊपर होते ही बेरोजगारी भत्ता, 10-20 साल के बाद फिर बुढ़ापा पेंशन आ जाएगी। उस सारे सिस्टम में कभी भी बेरोजगारी भत्ते में अगर 2,000 रुपए मिल रहे हैं तो 2,000 रुपए में किसी का काम नहीं चलता। तो फिर ये क्राइम भी यहीं से जुड़ा हुआ है, लूट पाट डकैती, ये सारा, ये पूरा एक इंटीग्रेटेड है। लोग तो फिर यूं कहते हैं जब कम से कम 2,000 रुपए में मिल ही रहे हैं, उतना तो कुछ सस्ती है। फिर उनके लिए सवाल ये है, नुका जी आपकी बात ठीक है, और फिर वो अंदर ही अंदर बैक ऑफ द माइंड ये रखना है कि देवेंद्र भाई ने बोला कि हमने ये सारे कबाड़ को नहीं चंदा, हमने 3% चाहिए, वो आपके निकल आएंगे सारा बाद में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, एक चीज जो मेन है वो एकदम स्टिक है एकदम किसानों के लिए, वो ये है, वो चर्चा हमने की भी, एक बार फिर कर लेता हूं लास्ट की 5 मिनट। 1970 में एक रिपोर्ट छपी, साइंटिस्ट का नाम मुझे याद नहीं है, अमेरिका की, उस साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं देवेंद्र शर्मा जी, जो चंडीगढ़ वाले हैं, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट। वो ये कहते हैं कि 70 में जो रिपोर्ट छापते हैं वो अमेरिका के वैज्ञानिक, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जितना केमिकल हम छिड़क रहे हैं या फिर जितना केमिकल हम डाल रहे हैं खेतों में, इसका 99% हवा को पोल्यूट करता है, प्रदूषण करता है, बाकी 1% काम में आता है। पूरी रिसर्च थी अच्छी बड़ी, और तो ये जो उसका टैगलाइन थी, कंक्लूजन था, वो ये था, बोले कि उस टाइम कुछ नहीं था, केवल चिट्ठी थी। उस जनरल को जब मैंने उस रिसर्च को पढ़ा तो उसको चिट्ठी लिखी कि भाई आप तो अमेरिका के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति वैज्ञानिक हो, तो अमेरिका के अंदर अमेरिका का वैज्ञानिक इतने बड़े लेवल पे बोल रहा है तो बंद करवाओ इसको। बोले 3-4 महीने बाद जो चिट्ठी आई उसका परिणाम ये था कि भाई यहां जो सरकारें हैं, जो सरकारों में मंत्री हैं या सरकारों में जो पद हैं, उन्हीं पदाधिकारियों की वो अरबों खरबों की जो कंपनियां हैं वो उन्हीं की हैं, यानी जो कंपनियों के मालिक है वो सरकारों के मालिक हैं। तो ये तो संभव नहीं है। तो नीचे उसने समाधान दिया, समाधान केवल एक है, जब आपका समाज जागरूक हो जाए, अगर आप कर पाओ तो एक ही समाधान है कि आप उसको बॉयकॉट करो, वो एक समाधान है। तो उसके बाद और उस आगे जो चर्चा निकल के आई, वो अगली जो हम गांव में जाएंगे उसका काफी परिणाम निकलेगा। वो कहते हैं कि कोई भी जहर जब 3 साल नया आता है तो वो 3 से 4 साल तक असर करता है। कोई भी नई दवाई आती है ना, खरपतवार की, कीड़े की, हो गया वो सारी, वो 3 साल तक असर करता है। तीसरे साल में उसका असर कम हो जाता है, चौथे साल में खत्म हो जाता है, और चौथे साल में लोग बोलना शुरू करते हैं कि भाई है ना,
दवाई मिलावटी आ गई, यानी डुप्लीकेट दवाई आ गई, जबकि उनको पता नहीं कि जहर ने असर करना कम कर दिया। उसके बाद फिर नई दवाई, हर चौथे साल में नई दवाई। ऐसे ही बीजों का इन्होंने उन्नत किस्म के बीज बना बना के ज्यादा पैदावार करके हर तीसरे चौथे साल में नए हाइब्रिड बीज दिए। और जब उन हाइब्रिड बीजों में और ये जो सारे के सारे सिनेरियो में बीमारियां आई, तो इन्होंने फिर बोला कि इस बीजों में बीमारियां नहीं खत्म होती, तो एक काम आप करो, जीएमओ लेके आओ। तो फिर जीएमओ का पैटर्न शुरू हुआ, और जीएमओ के पैटर्न ने पूरी तरह बीज पे कब्जा करवा दिया। इसी तरीके से खाद वाला काम। और आज यहाँ पे लगभग सिरसा, हिसार, जींद जैसे भाई बैठे हैं काफी, कपास जो है वो टोटल 93% पूरे देश में वो है जीएमओ, और पूरी तरह तबाह है। मतलब लाखों लाखों एकड़ हर साल मिट्टी में ही मिलाते हैं वो। तो बीज पे इस तरीके से कब्जा, खाद पे कब्जा, और मेडिकल लाइन पे, और ये सारा वो तो चर्चा हो ही गई। तो ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको आप कनेक्ट करते रहो और एकदम सीक्वेंस में करना। 2-3 बार बोलोगे तो इस सीक्वेंस में जब कनेक्ट करोगे तो आपको फालतू और सोचने की और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जब समाज में जाओगे तो कुछ भी रिसर्च करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन समाज में जो नए लोग हैं उनके लिए इतना काफी है।